हाँ। तो गाइस जल्दी से फिजिक्स को स्टार्ट कर देते हैं। ल्यूसेंट चल रही है, चैप्टर नंबर 3 है। उस चैप्टर नंबर 3 का बाय द वे लेक्चर नंबर भी आपके पास 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर डिस्कस हो चुके हैं कॉन्सेप्ट से भरे हुए और मजेदार इंटरेस्टिंग लेक्चर। तो जल्दी से इसको भी शुरू कर चुके हैं हम। और लो पहला आपके सामने एमसीक्यू। गाइस एक बात बता दूं, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो भाई सब कुछ छोड़ो, पहले लेक्चर नंबर 1 देखो, क्योंकि सारा का सारा निचोड़ उसी के अंदर ही है। अब तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट हल्का सा डिस्कस करेंगे और निकल जाएंगे। साउंड हमारा चैप्टर चल रहा है ल्यूसेंट से, आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों के रिक्वेस्ट के हिसाब से हमने इसको स्टार्ट किया था। आपने कहा था कि ल्यूसेंट के एमसीक्यू सॉल्व कराओ, जनरल साइंस है, तो भाई हम ले आए। अगर आप मुझसे कहोगे एनसीईआरटी करा दो तो एनसीईआरटी करा दूंगा, आप मुझसे कहोगे उर्दू फारसी करा दो तो वो भी करा दूंगा यार आपके लिए। तो चलो सब कुछ करा देंगे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। हमसे कह रहा है ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में, बताया था अलग अलग माध्यम में क्या होता है, ध्वनि का वेग अलग अलग होता है, माध्यम की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है ये। तो भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। ये बिल्कुल जबरदस्त बात है और अच्छी बात है। ठोस के अंदर सबसे अधिक इसलिए होता है क्योंकि ठोस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास होते हैं। अगर एनर्जी इधर से आएगी, जिसको हम साउंड एनर्जी कहते हैं, वो एकदम से ट्रांसफर हो जाएगी ठोस के अंदर। अगला क्वेश्चन, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? आपको पता है ध्वनि की गति अधिकतम की बात करें तो सबसे पहले ठोस तलाश करो। अगर उसके अंदर कोई ठोस नहीं है तो बाकी ऑप्शन बाद में चेक करो। क्या इसके अंदर कोई ठोस है? हाँ भाई, मेरे सामने लोहा है, तो लोहा ठोस है, आंसर भी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है पहचानने का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मैं डेट नहीं बताऊंगा, आप खुद देखते रहे भाई। आईएएस ने भी पूछे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? बस आप लोग यही मार खा जाते हैं, आप नहीं पे ध्यान नहीं देते। तो नहीं पूछ रहा है तो इसका मतलब एक सही नहीं होगा, मतलब एक झूठ है इसके अंदर, बाकी 3 सच है। तो झूठ की तलाश करो। सबसे पहला, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये वाली बात सही है, तो उसको ट्रू लिख दूं। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सच बात है। प्रेशर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेलोसिटी पर, तो ये भी ट्रू है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, अरे नहीं यार, ये फॉल्स है। एक्चुअल में जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है वैसे वैसे वेग भी बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया था डेंसिटी का लोचा रहता, डेंसिटी के हिसाब से मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। आप लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 को देखो। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता, ये वाली बात भी ट्रू है। आर्द्रता के हिसाब से मैंने आपको बताया था, सिंपल सी बात है, वेलोसिटी जो होती है स्क्वायर रूट गामा पी अपॉन रो होती है। अब होता क्या है, आर्द्रता का मतलब ये है वाटर मॉलिक्यूल्स का आ जाना, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी। जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो वही वेलोसिटी बढ़ जाती है ना। ये वाली बात कह रहा था ना हमसे, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु ध्वनि का वेग कम हो जाता है। भाई आर्द्रता के बढ़ने पर हो ध्वनि का वेग कम हो जाता है? नहीं भाई, आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आर्द्रता बढ़ती है तो आर्द्रता की डेंसिटी जो होती है नॉर्मल हवा से कम होती है। डेंसिटी कम होने की वजह से वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि का वेग भी बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ? आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। नहीं भाई नहीं, तो फॉल्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो आंसर सी है वो बिल्कुल सही है। अब कलर चेंज कर लेते हैं यार। अगले में कह रहा वायु में ध्वनि का वेग, ओहो वायु में ध्वनि का वेग, देखो सब सिमिलर क्वेश्चन है और एकदम लगा दोगे। क्या पहला ऑप्शन तापमान के बढ़ने से घटता है? नहीं, तापमान के बढ़ने से घटता नहीं है भाई, तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। तापमान पर आश्रित नहीं है, तापमान पर डिपेंड नहीं करता, गलत बात। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन VT2 इज इक्वल टू होता है VT1 प्लस 0.61 डेल्टा टी। बताया था तापमान पर निर्भर करता है। इस इक्वेशन को देख लें तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर जो वेग प्रभावित होता है, वेग प्रभावित वो कितना होता है? वो होता है 0.61 मीटर प्रति सेकंड। समझ लें, सोच लें और जवाब दे लें। ठीक है, तो ये वाला भी आंसर गलत है। इसके बाद तापमान के घटने से बढ़ता है, गलत जवाब। तापमान के घटने से घटता है, ये सही जवाब है। एसएससी ने
मैं पूछा था इस क्वेश्चन को। कथन, ओहो, कथनों पर बेस्ड क्वेश्चंस। रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई देती है। जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर आप पुराने जमाने के हो, यार पुराने जमाने के नहीं भी हो ना, तो आप वीडियो देख लो यूट्यूब पर। जो हमारे पास स्टीम इंजन हुआ करते थे, तो स्टीम इंजन में जो सीटी बजती थी इंजन की, आजकल जो हॉर्न बजते हैं वो इलेक्ट्रिक है, बस बटन दबाओ पोंपा पोंपा कर देगा। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, पहले एक्चुअल में हम स्टीम सीटी को यूज करते थे। हवा जाती थी हाई प्रेशर पर, वो सीटी बजती थी, जो भी आवाज निकलती थी। अब उसमें क्या है, आप दूर खड़े हो तो आपको स्टीम निकलती हुई दिखाई दे रही है, आपको पता है कि सीटी बज रही है, लेकिन आपको आवाज कुछ टाइम बाद सुनाई देगी। तो इसका रीजन क्या? इसका रीजन ये है, जब स्टीम निकलती है तो उससे रोशनी आती है। रोशनी का मतलब ये है, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देता है जब उसकी रोशनी आपके आंख तक आए। ऐसा नहीं है कि आपकी आंख से रोशनी निकल रही है, भाई उसकी रोशनी आपकी आंख तक आती है, तब आपको वस्तुएं दिखाई देती है। तो आपको जब स्टीम निकलती हुई दिख रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टीम से निकलने वाली रोशनी या स्टीम खुद एक है ना एनर्जी की फॉर्म में, उसकी भी अपनी एक वेवलेंथ है। तो भाई वो जो है ना वेवलेंथ की फॉर्म में, वेव की फॉर्म में आपकी आंख में आ गई, और आपको जो है ना वो दिख रही है ना, उसकी वेवलेंथ के हिसाब से वो दिख रही है कि हाँ स्टीम निकल रही है। जब स्टीम निकल रही है तो इसका मतलब आपको वो दिख गई, लेकिन आवाज बाद में सुनाई दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब स्टीम निकल रही थी तो उससे निकलने वाली रोशनी आपकी आंख तक पहले आ गई और साउंड बाद में आई। तो इसका यही रीजन है कि भाई जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, जबकि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो बहुत कम होती है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड आपको पता ही है, नहीं पता तो भाई लिख लो। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ना, वो देखो कितनी ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में इतने मीटर चलती है, जबकि स्पीड ऑफ साउंड ये होती है नॉर्मली 332 मीटर प्रति सेकंड। अब ये कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोज, तो भाई फर्क तो पड़ेगा। इसलिए आपको ये है ना मतलब स्टीम निकलते हुए पहले दिखाई दे जाएगी, फिर आपको बाद में सीटी की आवाज सुनाई देगी। यही होता है बिजली के साथ। आसमान में बिजली कड़कती है, तो जहां बिजली कड़कती है वहीं आपको साउंड भी निकलती है, लेकिन साउंड बाद में आती है, लेकिन बिजली कड़क पहले दिखाई दे जाती है। तो उसका रीजन यही है कि जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश छोड़ो यार, लाइट की बात कर लो, क्योंकि यहाँ रोशनी निकल रही है कड़क से। तो जो लाइट है ना, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जबकि साउंड की स्पीड बहुत कम होती है। मैंने कि यहाँ ये बताना था और जो बता चुका हूं। तो फिलहाल यहां पर हमसे क्या कह रहा, ये वाली बात सही है, ऐसा होता है, हाँ ये वाली बात सही है। अब कह रहा है कि इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, तो रीजन समझ लेते हैं। प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है, ये बिल्कुल सही बात है, और इसका जो रीजन है वो यही है। इसी वजह से ऐसा हो रहा है कि हमें सीटी बाद में सुनाई दे रही है, पहले स्ट्रीम निकल रही है। तो इसका मतलब आर जो है वो कथन जिसको असर्शन बोलते हैं, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है, और आर जो है रीजन जो है वो असर्शन का सही व्याख्या करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मैं आपको जो समझाना चाह रहा था कि स्टीम उड़ रही है, स्टीम निकल रही है, उसकी वेवलेंथ आपकी आंख तक आ रही है। कोई बच्चा ये ना समझ ले कि खुद स्टीम आपकी आंख में घुस गई, भाई ऐसा नहीं है। अगर मुझे कोई बोतल दिखाई दे रही है, मुझे कोई लाइट दिखाई दे रही है, या फिर मुझे दीवार का कलर दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उनसे एक रिफ्लेक्टेड लाइट मेरी आंख में आ रही है, जिसकी वजह से मुझे वो चीज़ दिख रही है। वैसी ही स्टीम के साथ था, है ना। बहुत अलग अलग दिमाग के बच्चे होते हैं ना, कभी समझ लें कि ओहो हो सर की आंख में स्टीम आ गई इतनी दूर से, कैसा आ सकती है। देखो पराध्वनिक, इसको बोलते हैं सुपरसोनिक, इंग्लिश में सुपरसोनिक। ओहो, विमान उड़ते हैं, इसके पीछे का लॉजिक समझ लो पहले। ये एक तरह का सुपरसोनिक है ना एयरक्राफ्ट है, ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। हालांकि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी होती हैं जो हम अपने टारगेट पर दागते हैं। जब हम युद्ध चलता है या फिर किसी तरह की कोई लड़ाई होती है तो हम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं। एक तो होती है सुपरसोनिक, एक होती है हाइपर सुपरसोनिक, और एक होती है सोनिक। तीन चीजें होती हैं, एक होती है सोनिक, और एक होती है सुपरसोनिक, और एक होती है हाइपर सुपरसोनिक। इन तीनों में फर्क क्या? एक्चुअल में मैं आपको यहां एक चीज बताता हूं, इसमें एक टर्म आती है मैक नंबर। मैक संख्या क्या बताती है? मैक संख्या ये बताती है
कि कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी चाल बटे ध्वनि की चाल। तो ऑब्जेक्ट के चलने की चाल और ध्वनि की चाल के जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसको बोलते हैं आप मैक नंबर। तो मैक नंबर क्या हुआ? मैक नंबर को कैपिटल एम से निरूपित करते हैं। मैक नंबर हो गया भाई ऑब्जेक्ट की चाल, सपोज दैट यू, और जो ध्वनि की चाल होती है वो वी, इसके अनुपात को बोलते हैं मैक नंबर। मैक नंबर डिसाइड किया जाता है कि ध्वनि की रफ्तार के मुकाबले में किसी ऑब्जेक्ट की रफ्तार कितनी ज्यादा तेज है या कितनी ज्यादा कम है, ये चीज डिसाइड की जाती है। अगर मैं ये कहूं कि u और v दोनों बराबर हैं तो ये कट जाएगा, एक आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैक नंबर 1 है, मैक नंबर 1 है ना, मैक नंबर की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये है जो भी ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी रफ्तार साउंड की रफ्तार के जस्ट बराबर है। तो आप ये कह सकते हो यहां को क्या, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड, है ना, m इज इक्वल टू 1 के केस में स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वाली बात आप समझ के चलो, जो ऑब्जेक्ट की रफ्तार है वो स्पीड साउंड की रफ्तार के बराबर है, मतलब 332 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। अब अगर मैं ये कहूं कि मुझे स्पीड बढ़ानी है, साउंड की रफ्तार से भी ज्यादा तेज चलना है मुझे, तो मुझे क्या करना होगा, अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। उस केस में मैक नंबर भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जब u बढ़ जाएगा और नीचे वाली चीज तो वही है, u बढ़ गया तो मैक नंबर भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। ये फिर एक नॉर्मल कैलकुलेशन देखो। मैं कह रहा हूं कि भाई अब जो है मेरी रफ्तार जो है वो साउंड की रफ्तार से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है मेरा मैक नंबर जो आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा। एक्चुअल में यहां पर सुपरसोनिक पराध्वनिक विमान जो होते हैं उनका मैक नंबर जो होता है वो 1.2 से 5 के बीच में होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं 5 ले लूं तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई पराध्वनिक विमान जो होते हैं उनकी रफ्तार 5 गुना ज्यादा होती है साउंड की। तो साउंड की रफ्तार अगर 330 है तो 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, लगभग 1600 के आसपास स्पीड आ जाएगी। तो 1600 1500 अगर स्पीड आ रही है, 1400 1200 1300 स्पीड आ रही है, तो इसका मतलब ऐसे विमान कहलाते हैं पराध्वनिक विमान, जिनकी मैक नंबर जो होती है 1.2 से 5 के बीच में होती है। ये वाली बात है। लेकिन एक होते हैं हाइपर सुपरसोनिक। हाइपर सुपरसोनिक का क्या होता है, इनका जो मैक नंबर होता है कैपिटल एम, वो भाई 5 से ज्यादा होता, 5 से ज्यादा होता है लेकिन 10 से कम होता। तो भाई ये वाली बात भी याद रखें। हाइपर सुपरसोनिक के बारे में बता दिया मैंने आपको। अब यार मैक नंबर 5 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड के 5 गुने से भी ज्यादा। यही तो बताता है ना मैक नंबर। मैक नंबर बस यही बताता है कि बताओ साउंड के रिस्पेक्ट में, साउंड की स्पीड के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड है कितनी, इंपॉर्टेंट बात। अब यहां पर हमसे क्या कह रहा है, यहां पर हमसे कह रहा है पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल पर। अब जाहिर सी बात है सुपरसोनिक है जिसका मैक नंबर 1.2 से 5 के बीच में है, तो इसका मतलब यही हुआ कि ध्वनि की चाल से थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है और बहुत ज्यादा स्पीड से चलते। ये वाली बात नोट कर लेना। लेकिन जो हाइपर सुपरसोनिक होते हैं भाई वो तो और भी ज्यादा परे है, बहुत तेज स्पीड चलते। अब देखो यार सुपरसोनिक हाइपर सुपरसोनिक जब चलते हैं तो उनके पीछे देखो हवा के अंदर, है ना, हवा के अंदर इस तरह का विक्षोभ बन जाता, इस तरह का विक्षोभ, इस तरह का डिस्टरबेंस बन जाता उनके पीछे। आप देख लेना यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो की, जब हाइपर सुपरसोनिक है ना एयरक्राफ्ट मूव करते हैं, मिसाइल मूव करते हैं, तब क्या होता है, तब उसके पीछे कुछ इतना बड़ा भंवर बन जाता है, डिस्टरबेंस बन जाता है उनके पीछे, एक बहुत बड़ा हवा का भंवर। तो भाई ये जो है ना ये हाइपर सुपरसोनिक है, फिर सुपरसोनिक की वजह से। लेकिन अगर सोनिक होता तो इसका मैक नंबर होता 1। इसका मतलब ये है भाई सोनिक स्पीड जो है, सोनिक स्पीड का मतलब यही हो गया है कि जो एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है वो साउंड की स्पीड के, है ना, बराबर से ही मूव कर रहा है। जितनी साउंड की स्पीड है उतनी ही उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर एयरक्राफ्ट की स्पीड है। अगर सुपरसोनिक की बात करेंगे तो m की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाएगी। तो फिलहाल यहां पर जो आंसर बनता है ध्वनि की चाल से अधिक चाल सर, पराध्वनि का मतलब समझ में आ गया। अब देख लेते हैं आगे। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थिति में ध्वनि के वेग के अनुपात को अभी समझाया पीछे। वस्तु का वेग, ध्वनि का वेग, ये कहलाता है मैक नंबर, और बता चुका हूं मैक नंबर किसका कितना होता है, तो ये कहलाएगा मैक नंबर। अच्छा है यार, बहुत कुछ बता के जाता। अगला क्वेश्चन, मैक अंकों का प्रयोग
के संबंध में किया जाता। बताओ किसके संबंध में किया जाता? मैक नंबर किस चीज को बताता? मैक नंबर ये बताता कि भाईजान आपका जो एयरक्राफ्ट है वो स्पीड ऑफ साउंड से कितना हल्का मूव कर रहा है या कितने तेज मूव कर रहा है, ये बताता। तो ये वायुयान के लिए तो है भाई, वायुयान के लिए तो होता है मैक नंबर यूज। आ गए। अच्छा एक छोटी सी बात पूछू इसके अंदर, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैक नंबर 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? तो मैक नंबर ना एक रिलेटिव नंबर है, पहली बात तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मैं लिख देता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि वायुयान ध्वनि के वेग का दुगुना वेग से चल रहा है। मैक नंबर अगर 2 है तो इसका मतलब ये हुआ वायुयान का जो वेग है वो ध्वनि के वेग का कितना है, जस्ट डबल है। अगर मैक नंबर 3 होता ध्वनि के वेग से 3 गुना हो जाता, मैक नंबर 4 होता तो ध्वनि के वेग से 4 गुना। आ गए। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है तो ये नापा जाता है डेसिबल में। ओहो हो, डेसिबल जो है जिसको आप डीबी से कहते हो, डेसिबल, डेसिबल ये ध्वनि तीव्रता को नापता है। किसको नापता है? ध्वनि तीव्रता, कितनी तीव्र है ध्वनि, इस चीज को नापता डेसिबल। अब डेसिबल जो हो गया ध्वनि तीव्रता को नापता। अब इसमें कुछ है, कुछ चीजों को याद कर लो डेसिबल। जैसे कि हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, नॉर्मल जैसे कि हम आराम आराम से एक शांत कमरे में बैठ के बातें करते हैं। अब वो किससे बातें करते हैं आपको बताइए ना, है ना? किससे बातें करते हैं? अपने दोस्तों से बातें करते हैं, फोन पे नहीं, सामने बैठ के बातें की बात कर रहा हूँ। बहुत चालू हो रहे हो, तो सामने बैठ के बातें करते। तो अब उनका जो डेसिबल है वो कितना होता? एक्चुअल में उनका डेसिबल जो होता वो 30 से 40 के बीच में होता, ये नापा जा चुका है। लेकिन अगर तुम चिल्ला चिल्ला कर गुस्से में बातें करो अब तो भाई आपका डेसिबल बढ़ जाएगा, आपका 30 से 60 के बीच में हो जाएगा। इवन जो कार्स होती हैं उनका डीबी की अगर बात करोगे, ह्यूमन अगर उनके डीबी की बात करो तो उनका 80 डीबी होता है कार्स का। वहीं अगर ट्रेन की बात करोगे तो ट्रेन का जो डीबी होता है ना वो 100 होता है। अगर वहीं बात करोगे पॉप म्यूजिक की तो भाई पॉप म्यूजिक का जो डीबी होता है ना वो 70 के आसपास होता है, 70 समथिंग होता। वही बात करोगे एयरक्राफ्ट की, अब एयरक्राफ्ट तो भाई बहुत ज्यादा शोर करेगा, तो यस इसका डीबी होता 103। ओहो हो, फायरवर्क्स जो होते हैं, पटाखे फोड़ते हो ना, फायर वर्क्स जब आप खुशी में पटाखे फोड़ते हो तो भाई इनका 145 डीबी तक हो जाता। 145 डीबी याद कर लें, अरे भाई 145 डीबी, ऐसा कुछ के याद कर सकते हैं जिनकी आपकी जरूरत पड़े। हालांकि मैंने बता दिया डेसिबल जो होती है ध्वनि की तीव्रता को, ध्वनि कितनी तीव्र है या कितनी हल्की है ये डेसिबल बताएगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमें पता लग गया डेसिबल से हम नापते हैं ध्वनि प्रदूषण या फिर ध्वनि तीव्रता को। अगला साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, अभी बता रखा था कितनी होती है, 30 से 40 के बीच में। आगे भाई, आगे नहीं बचा, क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। जल्दी से इसका नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे ताकि आपको जिस तरह से ये एंजॉय मिल रहा है ना तो ये एंजॉय बरकरार रहे। चलिए मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।